हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है औरत भोग की वस्तु नहीं होती। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल मेरा। गाने को गुनगुनाती रुचिका पति राजेश के लिए ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े अलमारी से निकाल रही थी कि तभी तौलिया में लिपटा राजेश बालों को दूसरे टॉवल से पोंछते हुए बाथरूम से निकला तो सामने रुचिका को देखते गुस्से में बड़बड़ाने लगा। गीत गुनगुनाती रुचिका खामोश हो गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। टॉवल को बेड पर गुस्से में फेंकते हुए राजेश ने रुचिका की ओर घूरते हुए देखा तो रुचिका ने नजरें झुका ली। नाश्ता तैयार हुआ? राजेश ने गुस्से में अपनी गरजती हुई आवाज में उससे पूछा, क्योंकि उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। उसे राधिका ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अब मेरे सिर पर ही खड़ी रहोगी या कमरे से बाहर भी जाओगी? जाओ, जाकर नाश्ता निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, राजेश ने गुस्से में कहा। राजेश की बात सुनते रुचिका की आंखों में आंसू आ गए। वो नजरें नीचे किए बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। सामने हॉल में सोफे पर बैठे पेपर पढ़ते रुचिका के ससुर आलोक जी सब देख सुन रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर से अपना चेहरा छुपाकर अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राजेश तैयार होकर कमरे से बाहर आया। सामने टेबल पर राजेश ने जैसे ही अपना नाश्ता देखा फिर गुस्से से चिल्ला उठा, आलू के पराठे? गुस्से से प्लेट पीछे सरकाते हुए राजेश तैस में बोला, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना, सुबह सुबह इतना औली। लेकिन रुचिका के जवान पर फिर वही खामोशी, चेहरे पर नाराजगी या गुस्से का कोई भाव नहीं। उदासीन वो उसकी बातों को सुनकर वहां से वापस चली गई, जिसे देखते राजेश गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से में अपना बैग उसने उठाया और बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गया। रुचिका को चुपके से आंसू पोंछते हाथों में राजेश के लिए टिफिन का डब्बा लिए अपनी बहू को यूं दुखी खड़ा देखकर आलोक जी ने कहा, बहू तुम टिफिन रख दो, मैं ले जाकर पहुंचा आऊंगा, मुझे कुछ काम से उस तरफ जाना है। रुचिका ने सहमति में सर हिलाया और वहां से चुपचाप चली गई घर के बाकी काम समेटने। रुचिका और राजेश की लव मैरिज शादी 4 साल पहले ही हुई थी। रुचिका ने 1 साल पहले 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। गर्भवती होने के बाद से ही रुचिका और राजेश में मनमुटाव शुरू हो गया था, जो बच्चे होने के बाद बहुत ही बढ़ गया था। टिफिन लेकर आलोक जी राजेश के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें देखकर राजेश ने कहा, बाबूजी आप क्यों परेशान हुए? मैं कैंटीन में खा लेता। हाँ जानता हूँ राजेश, लेकिन आज मुझे इस रास्ते पर कुछ जरूरी काम था और तुमसे भी अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी, आलोक जी ने कहा। राजेश ने कहा, अरे मुझे सुबह आपने बता दिया होता तो मैं ऑफिस के बाद आपका काम कर देता और बात तो हम घर पर भी कर सकते थे। तभी आलोक जी ने राजेश की बात को बीच में काटते हुए कहा, घर पर बात नहीं हो सकती थी इसलिए तो यहाँ आया, टिफिन के बहाने ही सही, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। क्या तुम अपने बिजी समय में से अपने पिता के लिए कुछ समय निकाल सकते हो? तो राजेश ने कहा, अरे बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास आपके लिए हमेशा समय है, आपका बेटा हर समय हाजिर है आपके लिए। आइए चलते हैं, बताइए कहाँ चलना है और आप क्या कहना चाहते हैं? राजेश आलोक जी को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, बोलिए बाबूजी। आलोक जी ने कहा, कैसा है बेटा? मतलब ये कैसा सवाल है बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? रोज ही तो देखते हैं आप मुझे, राजेश ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया। आलोक जी के सवालों से राजेश के मन में उथल पुथल मच गया। और बहू कैसी है? बाबूजी ये कैसा सवाल है, क्या यही सब पूछने के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए? सब तो आपके सामने ही रहते हैं, उसको क्या होना है, जैसी थी वैसी ही है। आलोक जी ने कहा, गलत जवाब, बहू जैसे थी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब तूने मुझे रुचिका से पहली बार मिलाया था तो उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास और चहक थी। बहू जब ब्याह कर आई थी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी, उसकी हंसी और प्यारी बातों से घर गुलजार रहता था। घर में बहू के आने के बाद मेरे जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई थी, लेकिन अब तो वो दिन भर मुरझाई हुई रहती है।
घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन अब वो ना पहले की तरह हंसती है ना बोलती है। वक्त के साथ बहू में बहुत बदलाव आ गए हैं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, तो मैडम अब आपको भी ध्यान ठीक से नहीं रखती है? अब तक तो सिर्फ मेरी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखती थी, अब तो मैं इस औरत से पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। अब तो कोई ना कोई रास्ता निकलना ही होगा। राजेश के मन में चल रही सारी उमड़ घुमड़ एक ही झटके में उबल पड़ी और उसने अपने मन में भरी सारी कड़वाहट आलोक जी के सामने निकाल दी। आलोक जी धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक राजेश की सब बातें सुन रहे थे और फिर पूछा, और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू पहले जैसा ही है? क्या तू पहले की तरह ही अब भी मुझसे रुचिका के लिए कभी झूठ बोलता है? क्या तू मेरा कभी ख्याल रखता है? अच्छा बता, मेरी दवाइयाँ कितनी बची है? मेरा शुगर लेवल और बीपी कितना है? आलोक जी ने कहा। पापा, राजेश को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी आलोक जी ने गहरी आवाज में अगला प्रश्न दागा। अच्छा चल ये बता, तेरे दोनों बच्चों को कौन सा टीका लगना है और कितनी तारीख को? राजेश आवक नजरों से आलोक जी की तरफ एकटक देखने लगा तो आलोक जी ने कहा, मुझे यूँ देखना बंद कर और मेरे सवालों का जवाब दे। आखिरी बार कब तू बहू को अपने साथ घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने लेकर गया था? पापा, मेरे पास इन सब कामों के लिए टाइम ही नहीं है और ये सब रुचिका की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। औरत वो है, मैं नहीं, इसलिए गृहस्थी की ये सारी जिम्मेदारी भी उसी की हुई। माँ भी तो करती थी ही ना, आपको भी तो कभी कोई मतलब नहीं होता था घर के कामों से। राजेश ने कहा। बेटा तू सही कह रहा है, तेरी माँ भी करती थी, मैं भी तेरी तरह इसी दौर से गुजरा हूँ, इसलिए तुझे समझाने आया हूँ कि मेरी तरह कहीं तू भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने में देर ना कर दे, क्योंकि जब तक मुझे बात समझ में आती तब तक तेरी माँ मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। इतना कि मैं चाहकर भी उसे ना वापस ला सकता था, ना ही अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकता था। काल के गाल में तब तक तुम्हारी माँ समा चुकी थी। मेरे और मेरी माँ के बीच भी ये चुप्पी की खाई पनपी थी। दूरियां इतनी बढ़ गई कि मैं अपने पुरुष होने के अहम में कभी भी उसकी चुप्पी में छुपे अपने हार को समझ ही नहीं पाया। मुझे तो लगता था कि मेरे अंदर का पुरुष इतना मजबूत है कि औरत मुझसे डरकर चुपचाप घर के सारे काम करती है, लेकिन देर से समझ आया कि वो डर नहीं था, बल्कि उसने तो मेरा मानसिक रूप से त्याग कर दिया था। पर समय रहते मैं ये कभी नहीं समझ पाया। मेरी लापरवाही की वजह से उसे कैंसर हो गया था, लेकिन जब तक हमें ये बात पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरी माँ के आखिरी समय में कहे आखिरी शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसके जाने के बाद आज मुझे हर पल अपनी गलतियाँ याद आती है तो मन महसूस कर रह जाता हूँ। क्या? राजेश जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ हो जाती है, जिसके ऊपर घर, परिवार, समाज और बच्चों की दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। इन सब जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी जो पहले एक अल्लड़ सी नादान लड़की थी, कहीं खो सी जाती है। अपनी पसंद नापसंद सब भूलकर जिंदगी जो जीती है, और हम पति शायद इस बात को इतनी गहराई से कभी महसूस ही नहीं कर पाते, उसके जज्बातों को कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें ये बात कभी समझाई या बताई ही नहीं जाती। हमें तो बस ये बताया जाता है कि बीबी लेकर आ जाओ जो घर परिवार की जिम्मेदारी उठा ले। दुनिया भर के पुरुष रूपी झूठे अहंकार हमारे अंदर भर दिए जाते हैं। सबसे जरूरी और अहम बात जो बताई जानी चाहिए कि गृहस्थी पति पत्नी दोनों की समान जिम्मेदारी होती है, और पत्नी की खुशियों की जिम्मेदारी हमें न ही सिखाई जाती है न बताई जाती है। बेटा, जबकि एक पत्नी को तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है, जब वो अपने मन की हर बात बिना किसी संकोच और लाग लपेट के सीधे कह सके और कोई राय सलाह देने की बजाय उन्हें साफ सुन ले। पापा, आप क्या कहना चाहते हो? बेटा,
तुझसे शादी करने के लिए रुचिका ने अपने माता पिता से बगावत कर ली, जिसकी वजह से मायके से उसका रिश्ता खत्म हो गया है। सारी रिश्तेदारी और दोस्ती यारी सबका सब तो तुझे ही बहू ने मान लिया। तुझसे शादी करके एक साथ जुड़वा नवजात बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभालना कोई मामूली बात नहीं बेटा। तेरी माँ जिंदा होती तो शायद थोड़ी मदद हो जाती, लेकिन जब ना तेरी माँ अब इस दुनिया में है, न रुचिका की माँ का साथ उसके साथ है, तो अब बहू को किसका सहारा है? और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा बेटा? पापा की बातों ने राजेश के मन को अंदर तक झकझोर दिया। आज उसके मन से रुचिका के प्रति बने उदासी के घने बादल छटकने लगे। पापा, मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं, राजेश ने नजर झुकाते हुए कहा। आलोक जी ने कहा, बेटा प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना सुख पाओगे, और इसे पाने के लिए संयम समर्पण की जरूरत होती है। औरत कोई ब्याह कर लाई हुई भोग वस्तु नहीं होती जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। राजेश चुपचाप अपने पिताजी की बातों को नजरें झुकाए सुनता रहा। अपनी बात पूरी करने के बाद आलोक जी ने कहा, अब चलता हूँ बेटा, उम्मीद है कि मेरी बात तुमको समझ आ गई होगी। आज राजेश ऑफिस से घर जल्दी आ गया। रुचिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश की गुस्से से घूरती निगाहें आज शरारत से उसे देखकर इशारे कर रही थी। असमंजस से भरी रुचिका ने शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर ली और चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी रुचिका को अपनी कमर पर हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ। जैसे ही रुचिका पलटी, पीछे राजेश को देखकर वो क्षण रहे। तभी राजेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हारी आज रसोई से छुट्टी, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन रुचिका अब भी चुपचाप ही थी। थोड़ी देर में राजेश कमरे में 2 कप चाय लेकर आया। देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। रुचिका को चाय का कप पकड़ाते हुए राजेश ने कहा, रुचि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जानता हूँ मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी हंसती मुस्कुराती हुए रुचि वापस चाहिए। राजेश की बातें सुनकर रुचिका की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे रोता हुआ देखकर राजेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पति का प्रेम रूपी आलिंगन पाकर वो राजेश के गले लिपटकर खूब रोई। तभी दोनों बच्चे भी उठकर रोने लगे। तो राजेश ने कहा, अरे यार, ये तो 3 बच्चे एक साथ रोने लगे, अब मैं कैसे चुप कर आऊंगा? ये तो सबसे मुश्किल काम है। तुम लोग यूं ही रोगी तो अब तो मैं भी रोने लगूंगा। राजेश की इतनी बातें सुनते ही रुचिका को हंसी आ गई और दोनों बच्चों को दोनों ने गोद में उठाकर हंसते हुए चुप कराने लगे। फिर हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।